हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैदे इश्क भाग 34। वार्नर पैलेस, यूके। जिया का कमरा। जिया ने ग्रेस की तरफ देखा और शांत लहजे में बोली, एक बात बताओ, अगर कोई इंसान तुम्हें किडनैप करता है, उसके बाद वो ज़बरदस्ती तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है, बात बात पर तुम्हें धमकी देता है, बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे करीब आता है और फिर एक ही झटके में तुम्हें खुद से दूर कर देता है, जैसे कि तुम्हारे होने न होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना सब होने के बाद भी क्या तुम उसके साथ शादी कर लोगी? उसकी बात सुनकर ग्रेस कुछ पल रुककर बोली, ब्रो ने तुम्हें नहीं छोड़ा था। एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारे भाई ने, मतलब स्वरूप ने मुझे किडनैप किया था और बदले में उसने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा। जिया धीरे से बोली, व्हाट? ग्रेस आगे बोली, ये सच है। तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम अपने भाई से पूछ लो। सब कुछ जानने के बाद भी ब्रो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन माँ ने उन्हें ब्लैकमेल किया। उनके पास तुम्हारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट था। जिया हैरानी से बोली, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्या बोल रही हो तुम? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। ग्रेस जल्दी से बोली, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार यहाँ आई थी, तब मॉम ने तुम्हें स्टोर रूम में लॉक कर दिया था? उसकी बात सुनकर जिया कुछ सोचने लगी। कुछ मिनट बाद वो धीरे से बोली, उन्होंने कुछ पेपर्स साइन करवाए थे। ग्रेस झट से बोली, हाँ वही पेपर्स। वह एक्चुअली मिस्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट था। उसकी बात सुनकर जिया का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। ग्रेस ने उसे बताया कि किस तरह से सारा ने दानिश को ब्लैकमेल किया और दानिश को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। सब कुछ सुनने के बाद जिया चुपचाप सामने देख रही थी। ग्रेस उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ब्रो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने सालों से सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है। वो यहाँ पर मॉम को सिर्फ इतना बताने आए थे कि वो लिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन देखो उनका प्यार इतना सच्चा है कि वो जिस लड़की से प्यार करते हैं वही उनकी लाइफ पार्टनर निकली। उसकी बात सुनकर जिया उसकी तरफ देखने लगी। ग्रेस मुस्कुराते हुए बोली, ये कोई इत्तेफाक नहीं है जिया, तुम दोनों की किस्मत तो पहले से ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। प्लीज ब्रो को गलत मत समझो। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें खुद से दूर नहीं किया। वो दोनों बातें करने में लगी हुई थी, तभी सारा दो लड़कियों के साथ कमरे के अंदर आ गई। उसे देखते ही ग्रेस जल्दी से बोली, मॉम ये कौन है? सारा मुस्कुराते हुए बोली, ये हमारी लिली को तैयार करने आई है। शादी से पहले दुल्हन को खूबसूरत दिखने के लिए बहुत सी चीजें करनी होती हैं। उसके बाद सुनते ही जिया घबराते हुए बोली, लेकिन मैंने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा। सारा उसे देखते हुए बोली, बेबी जब तक ये दोनों तुम्हें तैयार करेंगी तब तक तुम अपना माइंड सेट कर लो। मैंने पहले भी कहा था मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। फिर उसने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, ये दुल्हन है और इसे इस तरह से तैयार करना कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। मेरी बहू सबसे खूबसूरत दिखनी चाहिए। जिया चिल्लाते हुए बोली, ये क्या जबरदस्ती है? मुझे नहीं करनी शादी। उसके बाद सुनते ही सारा ने कुछ पल उसे देखा और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर जिया की हालत खराब होने लगी। वो जल्दी से बेड से खड़ी हो गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। ग्रेस धीरे से बोली, मॉम आप क्या कर रही हैं? सारा ने उसे अपना हाथ दिखाकर चुप करा दिया। इधर जिया दीवार से लग चुकी थी। सारा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कड़क आवाज में बोली, क्या कहा तुमने? उसकी बात सुनते ही जिया के रोंगटे खड़े हो गए और रुधे गले से बोली, आई एम सॉरी। उसकी बात सुनते ही सारा ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में बोली, बेबी आज तक मुझे मेरे बच्चे ने भी इतना परेशान नहीं किया जितना तुम कर रही हो। फिर वो जिया की गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छी बच्ची की तरह तैयार हो जाओ, मुझे अपनी बातें दोहराना पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर जिया ने डर के मारे जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। सारा ने उसके फोरहेड पर किस कर लिया और कमरे से बाहर जाते हुए बोली, ग्रेस तुम इसके साथ ही रहो। थोड़ी देर बाद जिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर धीरे धीरे रो रही थी और उसे तैयार करने जो लड़कियां आई थी वो चुपचाप उनका काम कर रही थी। ग्रेस धीरे से बोली, जिया प्लीज शांत हो जाओ। रोने से क्या होगा? मॉम तुम्हारी शादी करवाए बिना
तुम्हें इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखने देंगी। जिया सिसकते हुए बोली, तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करती? तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करो प्लीज। ग्रेस तेज आवाज में बोली। व्हाट? पागल हो क्या तुम? मॉम को पता चल गया ना तो मुझे बेसमेंट में बंद कर देंगी और फिर पता नहीं मैं वापस बाहर आऊंगी या नहीं। उसकी बात सुनकर जिया हैरानी से बोली, वो भी मिस्टर वार्नर की तरह सनकी है? ग्रेस ना समझी से बोली, मिस्टर वार्नर मतलब? जिया मुंह बनाते हुए बोली, वही तुम्हारा बुढ़ा भाई। उसकी बात सुनते ही ग्रेस के साथ वहां काम करने वाली दोनों लड़कियों की हंसी छूट गई। ग्रेस जोर जोर से हंसते हुए बोली, यू नो व्हाट, यू आर सो क्यूट। जिया ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाते हुए सामने देखने लगी। उसके एक्सप्रेशन देखकर ग्रेस फिर से हंसने लगी। जिया अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें? भगवान करे और तुम्हें भी कोई किडनैप करके तुमसे जबरदस्ती शादी कर ले, फिर पता चलेगा। उसकी बात सुनते ही ग्रेस एकदम से चुप हो गई और उसकी आंखों के सामने स्वरूप का चेहरा आ गया। जिया ने बोरे से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है तुमने? मैं तो मजाक कर रही थी। ग्रेस मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है। उसके बाद ग्रेस अपने फोन में बिजी हो गई और जिया चुपचाप सामने देख रही थी। इंडिया मित्तल विला। अखिलेश इस वक्त विला के बैकयार्ड में बैठा था। वो किसी से फोन पर बातें करते हुए बोला, सब हमारे हिसाब से हो रहा है। तुमने उसे ड्रग्स देकर मेरा काम आसान कर दिया। सामने से एक आदमी की आवाज आई, एक बात समझ नहीं आई। तुमने सालों से ये बात किसी के सामने नहीं आई कि वो दानिश वार्नर की बीवी है, तो फिर अचानक ये सब क्यों किया? अखिलेश हंसते हुए बोला, हर चीज का सही वक्त होता है और वक्त आ गया था कि वार्नर्स को जिया के बारे में पता चले, तो पता चल गया। इट्स नॉट ए बिग डील। सामने से वो आदमी बोला, बहुत बड़े कमीने हो तुम। अपने फायदे के लिए तुमने अपनी बेटी की बलि का बकरा बनाया। अखिलेश सर्द आवाज में बोला, अपनी औकात में रहकर बात करो पुनीत मिश्रा। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम सलाखों के पीछे जा सकते हो। अखिलेश जिसके साथ बात कर रहा था वो पुनीत मिश्रा ही था, जिसने जिया को ड्रग्स दिए थे। पुनीत जल्दी से बोला, ऐसे कैसे मैं अकेला सलाखों के पीछे जाऊंगा? जाना है तो दोनों साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। तुमने मेरी जान बचाई है तो बदले में मैंने भी तुम्हारा काम किया है। अखिलेश गुस्से से बोला, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। भाई साहब और पापा की पूरी प्रॉपर्टी जिया के नाम पर है। वो हासिल किए बिना हमारा काम पूरा नहीं होगा। पुनीत कुछ पल रुककर बोला, उसकी शादी होने वाली है दानिश वार्नर के साथ। तुम्हें लगता है वो अपनी बीवी को अकेला छोड़ेगा और हम अपना काम कर पाएंगे? अखिलेश डेविल स्माइल करते हुए बोला, अगर वो भगवान के पास पहुंच जाए उसके बाद तो सब कुछ मेरे बेटे का होगा। उसकी बात सुनते ही पुनीत हैरानी से बोला, यू आर सीरियस? तुम्हारे भाई की बेटी है वो, तुम उसे जान से मारने की प्लानिंग बना रहे हो? अखिलेश सामने से देखते हुए बोला, उसके जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक मैंने उसे इसीलिए पाला ताकि मेरे बेटे के हिस्से की प्रॉपर्टी उसे मिले। अगर जिया ही नहीं रहेगी तो फिर अपने आप ही उसकी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाएगी। पुनीत सीरियस टोन में बोला, मुझे नहीं लगता ऐसा करना सही रहेगा। बच्ची है वो, अगर तुम उसे समझाओगे तो वो खुशी खुशी अपना सब कुछ तुम्हें दे देगी। उसकी बात का अखिलेश ने कोई जवाब नहीं दिया। पुनीत फिर से बोला, तुम सुन रहे हो ना? मैं किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। अखिलेश गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें जितना बोला गया है उतना करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो जैसे ही विला के अंदर जाने के लिए पीछे मुड़ा, ठीक उसी वक्त किसी ने उसकी कॉलर पकड़ ली। अखिलेश हैरानी से बोला, पापा आप यहाँ? धनराज जी गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती के साथ ऐसा करने की? तुमने मेरे ही घर में रहकर इतनी बड़ी साजिश की। बोलते हुए उन्होंने झटके से अखिलेश को छोड़ दिया। अखिलेश 2 कदम लड़खड़ा गया और धीरे से बोला, पापा एक बार मेरी बात सुनिए। तभी उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। अखिलेश ने अपने गाल पर हाथ रखा और चुपचाप धनराज जी को देखने लगा। धनराज जी उसे घूरते हुए बोले, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मैंने तुम पर विश्वास करके जिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में दी और तुमने मेरी ही पीठ पर वार किया। किस लिए? सिर्फ दौलत और प्रॉपर्टी पाने के लिए?
क्या गलती थी उस बच्ची की? तुम्हारी वजह से वो ऐसी जगह फंस गई है जहां से उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है वो। तुमने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। उनकी बातें सुनकर अखिलेश को गुस्सा आने लगा था। वो चिल्लाते हुए बोला, बस इसी वजह से आपको अपने बड़े बेटे के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया। उनके सामने आप ये भी भूल गए कि आपका एक और बेटा है। आपने अपनी पूरी जायदाद उनके नाम कर दी और एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। चलो, मेरे बारे में नहीं सही, लेकिन मेरे बेटे के बारे में तो सोच लेते। लेकिन नहीं, आपकी आंखों पर बड़े भाई साहब की प्यार की पट्टी जो बंधी थी, उन्हें जैसे तैसे रास्ते से हटाया तो उनकी बेटी बीच में आ गई। उनकी बात सुनते ही धनराज जी हैरानी से उसे देखने लगे। अखिलेश बिना किसी भाव से बोला, सिर्फ आपकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। अगर आपने मुझे भी बराबरी का हक दिया होता तो आज आपका लाडला बेटा जिंदा होता। धनराज जी 2 कदम लड़खड़ा गए और धीरे से बोले, तुमने अपने ही भाई की जान ले ली। अखिलेश गहरी सांस लेकर बोला, आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था मेरे पास। मजबूरन मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। उसकी बातें सुनकर धनराज जी को सदमा लगा। वो गहरी सांस लेते हुए अपने कदम पीछे ले रहे थे, तभी अचानक से वो नीचे गिर गए। अखिलेश चुपचाप उन्हें देख रहा था। धनराज जी अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहे थे। अखिलेश ने उनका हाथ पकड़ लिया और पंजों के पल उनके सामने बैठते हुए बोला, पापा, अब आपको सब पता चल गया है तो आप जिंदा नहीं रह सकते। आपको भी मरना पड़ेगा। तभी उसके कानों में स्वरूप की आवाज गई, दादू, क्या हुआ आपको? बोलते हुए वो तुरंत उसके पास आ गया। अखिलेश ने तुरंत उसकी तरफ देखा और घबराते हुए बोला, पता नहीं कैसे अचानक ही पापा की तबीयत खराब हो गई। स्वरूप ने जल्दी से धनराज जी को संभाला और अखिलेश की तरफ देखते हुए बोला, आप गाड़ी निकालिए, मैं दादू को लेकर आता हूँ। अखिलेश ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से वहां से निकल गया। शाम का वक्त, वार्नर पैलेस यूके। जिया ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। बस उसे अपना वेडिंग गाउन पहनना था। फिलहाल अपने सिर्फ एक सिंपल सा 1 पीस ड्रेस पहना हुआ था। ग्रेस उसके कमरे से जा चुकी थी क्योंकि उसे भी शादी के लिए तैयार होना था। जिया और दानिश की शादी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से होने वाली थी और उस हिसाब से सारा ने उसके लिए गाउन सिलेक्ट किया था। पैलेस के गार्डन में मेहमान आने शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ दानिश पूरी तरह से तैयार था। उसने कस्टम मेड सूट पहना हुआ था, वो भी ब्लैक कलर का। ऑफ कोर्स उसे ब्लैक के अलावा कोई कलर पसंद नहीं आता था। उसका बस चलता तो वो जिया को भी ब्लैक कलर का वेडिंग गाउन पहनाता, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं था। पारस एक तरफ खड़े होकर चुपचाप उसे देख रहा था। दानिश अपने हाथ में वॉच पहनते हुए बोला, शादी है मेरी, कोई शोक सभा नहीं है। पारस चिल्लाते हुए बोला, इसी बात की तो टेंशन है। पहले तू उस लड़की के पीछे पागल था और अब वो तेरी बीवी बनने वाली है। पता नहीं आगे क्या होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ